student. Good morning everyone and welcome to the e-learning class of Pioneer Coaching Center. तो कैसे हो आप लोग? आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ एक नए कंटेंट के साथ। तो हम लोग जो पिछले क्लास में स्टडी किए थे, हम लोग जो पिछले क्लास में देखे थे उसी चीज़ को और आगे बढ़ाते हैं इस क्लास के अंतर्गत। सो स्टूडेंट, आई होप जो पिछले क्लास में पढ़ाया था मैंने, जो पिछले क्लास में जो चीज़ें समझाए थे आप लोगों को, तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने उस चीज़ को अच्छे से देखा होगा और जो भी समस्याएं थी 12th क्लास को लेकर के आप लोगों के पास, उस चीज़ को बखूबी आप लोगों ने दूर करने की कोशिश की होगी। तो पिछले क्लास में स्टूडेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने देखा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ज्यामितीय समवायता क्या है, इसके क्या फीचर हो सकते हैं, इसकी क्या कंडीशन है हमारे पास। तो उस चीज को हम लोगों ने स्टूडेंट समझा था और उस चीज को मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए डिस्कस किया था। तो पहला तो बात हम लोग समझे थे पिछले क्लास के अंदर कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्या। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वह सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो, लेकिन डबल बॉन्ड के साथ उसका जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, जो आकाशीय सजावट है एटम का, वह अगर डिफरेंट हो तो उसको, उस टाइप के आइसोमर्स को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसको मैंने एक कंडीशन भी बताया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसी कंपाउंड में होता है जिसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, यानी जिसमें रोटेशन नहीं हो, रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो, तो उस टाइप के कंपाउंड्स के अंदर यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। वरना यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड के अंदर संभव नहीं है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट पिछले क्लास में। फिर हमने एक और चीज बताया था, एक और चीज आप लोगों को समझाई थी कि यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में हो सकता है। तो पहला कंडीशन था या तो सी डबल बॉन्ड सी हो, यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है सो पॉसिबल है, या कार्बन हो और डबल बॉन्ड के साथ कोई दूसरा एटम जुड़ा हुआ हो तो वहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है जो संभव होता है, पॉसिबल है। या फिर या तो एन डबल बॉन्ड एन हो, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड हो, वहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोगों का संभव है। या नेक्स्ट जो केस था वह था कि या आप कार्बन और डबल बॉन्ड एन हो, यानी कार्बन और नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड हो, तो वह भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करता है, वह भी रोटेशन को प्रोहिबिट करता है, रोटेशन को रोकता है, तो वहां भी हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वह संभव होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। एक और चीज मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताने की कोशिश की थी, एक और चीज मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि सिस और ट्रांस। क्या बताया था स्टूडेंट? पहला सिस और दूसरा था ट्रांस। अगर सेम ग्रुप एटम और ग्रुप ऑफ एटम अगर डबल बॉन्ड के एक साइड हो, या तो ऊपर हो या तो नीचे हो, तो उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं सिस। अगर सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में आ जाए, एक यहाँ आ जाए, एक यहाँ आ जाए, या फिर एक ऊपर हो जाए एक नीचे हो जाए, तो उस फॉर्म को हम लोग बोल रहे थे स्टूडेंट ट्रांसफॉर्म। तो इस पे मैंने आप लोगों को एक कंडीशन भी बताया था और कंडीशन बता के एक एग्जांपल समझाई थी आप लोगों को। तो चलिए इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसके आगे देखते हैं। रेडी हैं आप लोग? चलिए देखते हैं हम लोग या 11th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग फिर आज स्टार्ट करते हैं। 11th ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री, ठीक है। 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्टूडेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी स्टेरियो आइसोमेरिज्म का जो है सो हमारे पास दो पोर्शन था। फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड द सेकंड वन इज स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो हमने पहला स्टार्ट किया था जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्या स्टार्ट किए थे स्टूडेंट? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय ज्यामितीय समवायता, यहां तक इस चीज को हम लोगों ने समझा था। यानी जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो, लेकिन डबल बॉन्ड के पास जो आसपास का सजावट है, जो आकाशीय सजावट है, जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, वह क्या हो, डिफरेंट हो, उसमें डिफर आ जाए, तो उसको हम लोग बोल रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोल रहे थे स्टूडेंट? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ये आइसोमेरिज्म उसी कंपाउंड में होता है जिसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, यानी जिसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, अर्थात जिसमें रोटेशन नहीं हो तो उसमें ही यह आइसोमर्स संभव होते हैं, उसमें भी यह घटना होता है, लेकिन दूसरे में यह घटना नहीं होता है। जैसे किसी कंपाउंड के साथ ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, सिंगल बॉन्ड आ जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसमें जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव नहीं होता है। चलिए, अब इसमें एक चीज मैंने बताई थी आपको, सिस और ट्रांस। क्या बताया था? सिस और ट्रांस, जैसे सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। अब एक कार्बन की अगर बात करें तो एक कार्बन पे जो है सो डिफरेंट एटम जुड़े होने चाहिए या डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा होना चाहिए। एक ही कार्बन पे दोनों सेम एटम नहीं जुड़ा होना चाहिए, दोनों ग्रुप ऑफ एटम नहीं जुड़ा होना चाहिए। यानी मान लीजिए सपोज दैट यहाँ हो गया x y z और फिर यहाँ हो जाएगा x, यानी सेम एटम जो है वह डबल बॉन्ड के एक साइड है, तो यह सेम एटम दो डबल बॉन्ड के ऊपर भी हो सकता है और डबल बॉन्ड के नीचे भी हो सकता है। तो इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं सिस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सिस। अगर मान लीजिए यह जो डबल बॉन्ड या जो सेम एटम है या कुछ इस टाइप का हो जाए, जैसे यहाँ आ जाए x और यहाँ आ जाए x y और यहाँ हो जाए z, तो ऐसे फॉर्म को बोला जाता है, यानी जिसमें सेम ग्रुप ऑफ एटम और एटम एक दूसरे के अपोजिट साइड में हो जाए डबल बॉन्ड के, यानी डबल बॉन्ड के कैसे हो जाए, अपोजिट साइड में हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट ट्रांस। क्या बोलते हैं? ट्रांस। यानी सिस ट्रांस, सिस ट्रांस। अगर दो सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम एक साइड आ जाए, दिस इज कॉल्ड सिस, और एक दूसरे के अपोजिट साइड में आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस। तो यहाँ तक स्टूडेंट हम लोगों ने समझा था, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। अब इस पर मैंने एक एग्जाम्पल बताया था आपको, वह एग्जाम्पल था लैक्टिक एसिड का। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और भी क्वेश्चन इस पे लगाते हैं, और भी एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको समझने की जरा सा कोशिश करते हैं कि आखिर सिस ट्रांस का और भी एग्जाम्पल है तो किस टाइप का एग्जाम्पल है और कौन सिस है कौन ट्रांस है, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमारे पास C
एग्जाम्पल नंबर 2, सी डबल बॉन्ड सी, सी और यहां हो गया Cl, यहां हो गया Cl, यहां हो गया H और यहां हो गया H। ठीक है, यह हमारे पास एक कंपाउंड है, यानी दो सेम एटम जो है, सो सेम एटम वह कार्बन के क्या है, एक साइड है, या हम लोग हाइड्रोजन एटम को भी ले सकते हैं, या भी कार्बन की क्या है, दूसरी साइड है। तो डबल बॉन्ड के अगर एक साइड दो समान एटम आ जाए या दो समान ग्रुप ऑफ एटम आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस। तो इसका नाम हो जाएगा सिस, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिस। और दो क्लोरीन एटम है क्या, तो सिस डाइक्लोरो, सिस डाइक्लोरो इथेन, क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट, सिस डाइक्लोरो इथेन। अब मैंने आपसे बोला, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप इसका ट्रांसफॉर्म बताइए, इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसफॉर्म, देखिए मैं बता देता हूं। यहाँ पे सेम एटम एक साइड है डबल बॉन्ड के, तो अगर एक दूसरे के अपोजिट साइड में हो जाए तो वह क्या बन जाएगा फॉर्म, ट्रांस, क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ट्रांस। सी डबल बॉन्ड Cl, Cl एक दूसरे के अपोजिट साइड में आ गया क्या, क्लोरीन आ गया, यहां आ गया हाइड्रोजन एटम और यहां भी हो गया हाइड्रोजन एटम, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ट्रांस डाइक्लोरो इथेन, क्या बोलते हैं, ट्रांस डाइक्लोरो इथेन। तो ये था हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ब्यूटेन के देख लेते हैं, तीसरा में C4H8, क्या लिखते हैं, C4H8। अब इसका अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3 H और H, ठीक है। स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बन गया, मीथेन इथेन ब्यूटेन, क्या बन गया, मीथेन इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन। यानी इधर से भी नंबरिंग करते हैं तो 2 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इधर से भी नंबरिंग करते हैं तो 2 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो कहीं से भी हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं। तो यानी यह कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड द लास्ट वन इज कार्बन नंबर 4, ठीक है। अब देखते हैं दो मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड की एक ही साइड में जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड की एक ही ओर जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस, क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सिस। या हो गया हमारे पास डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के एक ही साथ दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी दोनों क्या है, एक ही सजातीय ग्रुप है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिस, क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सिस, सिस ब्यूट। कितने नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 2, सिस ब्यूटूइन, क्या हो जाएगा स्टूडेंट नाम इसका, सिस ब्यूटूइन, यानी या सिस फॉर्म हो गया। अब इसका आप लोगों को बनाना है ट्रांस, क्या बनाना है इसका, ट्रांस। तो यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है वह एक दूसरे के अपोजिट साइड में चला जाएगा, डबल बॉन्ड के एक ऊपर हो जाएगा एक नीचे हो जाएगा, तो वह कौन सा फॉर्म बन जाएगा स्टूडेंट, ट्रांस। देखिए इसका ट्रांस मैं बना रहा हूं, तो C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3 H, H, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप, तो यह बन गया ट्रांस, क्या बन गया स्टूडेंट, ट्रांस ब्यूट टू इन, क्या बन गया, ट्रांस ब्यूट टू इन। तो सिस ट्रांस थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर डबल बॉन्ड के ऊपर या नीचे एक ही ग्रुप आ जाए, सेम ग्रुप आ जाए, तो वह हो जाता है सिस।
अगर सेम ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, एक ऊपर हो जाए एक नीचे हो जाए, या पहला नीचे हो जाए दूसरा ऊपर हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ट्रांस। अब मान लीजिए हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। या अगर कुछ इस तरह हो जाए C6H12, क्या हो जाए स्टूडेंट? C6H12। इसका आप लोग बना सकते हो क्या? सिस ट्रांस बना सकते हैं, सिस ट्रांस। यानी C2H5 C डबल बॉन्ड C2H5 H देखिए, दो इथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड के एक साइड हो गया, तो दिस इज अ सिस फॉर्म। यह कौन सा फॉर्म हो गया? सिस। अब इसका ट्रांस आप लोग बना लीजिएगा क्या? ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, क्या बन गया? ट्रांस। तो इस तरह आता है कि आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाएगा और इसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका फिर सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म बनाइए। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, इसका सिस और ट्रांस दोनों आप लोग बना सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। अब देखिए, मान लीजिए एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि सपोज दैट मान लीजिए कि दो ग्रुप सेम ना हो। क्या हो? दो ग्रुप सेम ना हो, जैसे एक साइड इथाइल आ जाए एक साइड मिथाइल आ जाए, तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, उसको आप लोग कैसे बनाइएगा, तो उस चीज को भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि उस चीज को आप लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, उस चीज को आप कैसे बना सकते हैं। देखिए, एक वैसे भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यह एग्जांपल नंबर 5, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास है C5 और H10। क्या है? C5H10। तो इसका कुछ अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C2H5 2 2 4 1 5 कार्बन, सही है। यहाँ पे H और यहाँ पे। अब देखिए, इसको आप कैसे सिस और ट्रांस में बनाइएगा, इसको आप कैसे सिस और ट्रांस में कन्वर्ट कीजिएगा। या सिस है कि ट्रांस है? मैं कह रहा हूं ट्रांस है, सही है क्या? नहीं, यह सिस फॉर्म है। यानी हमें सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम को एक साइड होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन एक एटम है कि नहीं स्टूडेंट? है कि नहीं? और यह डबल बॉन्ड के एक ही साइड में न उपस्थित है, तो यह है सिस। क्या कहलाएगा? सिस। यहाँ पे इससे हमको कोई मतलब नहीं है, CH3 C2H5 इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा दिमाग दौड़ना चाहिए कि सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम कहाँ पे आ रहा है। तो एक हाइड्रोजन एटम यहाँ है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ है, यानी दोनों हाइड्रोजन एटम जो है डबल बॉन्ड के एक ही साइड में उपस्थित है। तो दिस बिकम्स अ फॉर्म ऑफ सिस। या क्या बन जाएगा? सिस। सिस मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन पेंट, सिस पेंट। और इधर से स्टार्ट करेंगे तो तीसरे नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड, इधर से स्टार्ट करेंगे तो दूसरे नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड। तो जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा उधर से ही हम नामित करेंगे। तो सिस और 2इन, क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट? सिस 2इन। अब इसका ट्रांस आप लोग बना लीजिएगा क्या? एक H चला जाएगा ऊपर और ये CH3 आ जाएगा नीचे, या एक चला जाएगा ऊपर और C2H5 आ जाएगा नीचे। तो यह कौन सा फॉर्म बन जाएगा? ट्रांस फॉर्म बन जाएगा हमारे पास। यानी इसका अगर हम लोग ट्रांस बनाते हैं, इसका अगर हम लोग ट्रांस बनाते हैं तो यह बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड H C2H5 और यहाँ बन जाएगा H। यानी सेम एटम अगर एक दूसरे के अपोजिट आ जाए, एक दूसरे के अगल बगल आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस। यानी दिस बिकम्स अ ट्रांसफॉर्म। कौन सा फॉर्म बन गया स्टूडेंट? ट्रांसफॉर्म। ठीक है, लिखिए उसको। ठीक है स्टूडेंट,
तो ये अपने पास था एग्जाम्पल नंबर 5। अगर हाइड्रोजन एटम को छोड़ के दूसरा जो भी एटम और ग्रुप जुड़ा हुआ हो वह सेम ना हो, तो उस केस में हमें किसको सेलेक्ट करना है, हाइड्रोजन एटम को ही प्रायोरिटी देना है। यानी नोट में लिख सकते हैं आप लोग कि यदि हाइड्रोजन एटम को छोड़ के दूसरा जो भी ग्रुप जुड़ा हो वह अगर सेम ना हो, तो उस केस में जो है सिस ट्रांस फॉर्म बनाने के लिए हम हाइड्रोजन एटम को ही प्रायोरिटी देते हैं, हाइड्रोजन एटम को ही सेलेक्ट करते हैं। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता तो 2 एग्जांपल दे के निकल जाता, लेकिन जितना भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे उससे जो हमारा कंसेप्ट है वह क्लियर होगा, जो भी हमारा ज्यादा से ज्यादा डाउट है वो क्लियर होगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं सिनामिक एसिड का। किसका देखते हैं स्टूडेंट, सिनामिक एसिड। सिनामिक एसिड का एग्जांपल हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 6 के अंदर। देखिए, यानी अगर हो जाए COOH, ठीक है, C डबल बॉन्ड C6 H5 H और यहां भी हो जाए हमारे पास H। ठीक है, तो यहां भी देखिए, यहां कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, यहां बेंजाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहां हाइड्रोजन है और यहां हाइड्रोजन है। तो ये दोनों जो है सो आपस में सेम है क्या, नहीं है, लेकिन यह दोनों आपस में क्या है, सेम है। तो इसको ही हम लोग प्रायोरिटी देंगे, उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे। तो इसका नाम होता है सिस। या कौन सा फॉर्म बन गया, 2 हाइड्रोजन एटम डबल बॉन्ड के नीचे जुड़ा हुआ है, तो दिस बिकम सिस, और इसका नाम होता है सिनामिक एसिड। क्या नाम होता है स्टूडेंट, सिनामिक एसिड। तो द नेम ऑफ दैट कंपाउंड, क्या नाम है इसका, सिनामिक एसिड। इसका अगर आप लोगों को ट्रांस बनाना है, इसका आप लोग अगर ट्रांसफॉर्म बनाना चाहते हैं, तो देखिए इसका ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगा। एक हाइड्रोजन एटम को ऊपर कर दीजिए, एक हाइड्रोजन एटम नीचे रहेगा। अगर अपोजिट कर देते हैं तो वह बन जाएगा ट्रांस, यानी COOH CH डबल बॉन्ड H, यहाँ हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के अपोजिट हो गया क्या, यस, और C6 H5, तो यह हमारे पास फॉर्म बन गया ट्रांस। कौन सा फॉर्म बन गया, ट्रांस सिनामिक एसिड। क्या बन गया स्टूडेंट, ट्रांस सिनामिक एसिड। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था सिस और ट्रांस, जिसमें मैंने 6-7 एग्जाम्पल आप लोगों को करवाया है। अब जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है सिस और ट्रांस के ऊपर, जो भी बुक हो, जो भी स्टैंडर्ड का बुक हो, आप लोग उस क्वेश्चन को लगाइए। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो हमारे पास जरूर आप लोग बताइए कि यह क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। या फोन पे अगर आप लोग करोगे फोन, तो मैं उस टाइम भी बता देता हूँ कि आप लोगों को कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। अब एक और हम लोगों ने देखा था E और Z। क्या देखा था हम लोगों ने, E और Z। तो सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर हम लोगों ने देखा था कि सिस ट्रांस EZ और सीन और एंटी, सीन और एंटी। तो सिस ट्रांस हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। अब हम लोग चलते हैं EZ नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, EZ को कैसे हम लोग पहचानेंगे, E किसका इक्विवेलेंट होता है, Z किसका इक्विवेलेंट होता है। तो उस चीज को अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, और फिर हम लोग चलते हैं सीन और एंटी के ऊपर कि सीन क्या है, एंटी क्या है, तो उस चीज को हम बताते हैं। चलिए, चलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर हम लोगों ने सिस और ट्रांस देख लिया। अब हम लोगों को देखना है EZ। क्या देखना है,
ई और जेड, ई जेड देखना है। अब देखिए ई जो है यह इक्विवेलेंट होता है ट्रांस का, यानी एक शब्द में इसको हम लोग ट्रांस भी बोल सकते हैं। ई किसके इक्विवेलेंट होता है? ट्रांस का। और जेड इक्विवेलेंट होता है सीस का। किसका इक्विवेलेंट होता है स्टूडेंट? सीस का। तो अब हमें देखना है ई जेड को कैसे पहचानेंगे। ई अगर दिया हुआ है तो जेड कैसे बनाएंगे, जेड अगर दिया हुआ है तो ई कैसे बनाएंगे। अब आप लोगों को एक सवाल आ रहा होगा मन के अंदर अपने दिमाग में कि ई जेड क्या है। तो ई जेड जो है ये दो साइंटिस्ट का नाम है। दो साइंटिस्ट का जो पहला लेटर है वह है ई। इसका नाम है, ई का मतलब होता है इंटा जैजेन। क्या नाम है इस साइंटिस्ट का? इंटा जैजेन। और जेड का मतलब, जेड जो साइंटिस्ट का नाम है जुजामैन। इंटा जैजेन और जुजामैन, बहुत ही अजीबोगरीब नाम है दोनों का, इंटा जैजेन और जुजामैन। तो ई जो है यह ट्रांसफॉर्म के रूप में इसको एलेबोरेट कर सकते हैं हम लोग, और जेड को जो है सिस के रूप में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए इंटा जैजेन जुजामैन। अब एक हमारे पास आता है, अब ये दोनों क्या चीज के बारे में बताते हैं, किस चीज के बारे में बताते हैं। अब मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास डबल बॉन्ड है जो हमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दे रहा है, यानी जो रोटेशन होने से कंपाउंड को रोक रहा है। लेकिन अगर कार्बन जो डबल बॉन्ड के साथ दोनों कार्बन जुड़ा हुआ है, तो दोनों कार्बन में अगर चारों के चारों ग्रुप ऑफ एटम और एटम डिफरेंट हो जाए, तो उस केस में हम कैसे सिस ट्रांस बताएंगे, कैसे ई जेड बताएंगे। तो वहां पे जो है हमें एटॉमिक वेट के आधार पे हम उसको बताते हैं। एटॉमिक वेट को बेस बना करके तब बताते हैं। एक कार्बन पे जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होता है उसको प्रायोरिटी दिया जाता है। तो यहाँ पे इस चीज को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमारे पास एक उदाहरण है, सी डबल बॉन्ड सी और सी, ठीक है। एक साइड हो जाए क्लोरीन, एक साइड हो जाए फ्लोरीन, एक साइड हो जाए आयोडीन, ठीक है, और एक साइड हो जाए ब्रोमीन। यहाँ पे यह जो हमारे पास डबल बॉन्ड है ये तो हमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दे रहा है, लेकिन अगर हमें सिस और ट्रांस बताना है तो उस केस में जो है हमें दोनों कार्बन के ऊपर जो है एक समान एटम और ग्रुप ऑफ एटम होना जरूरी था। लेकिन यहाँ पे कोई भी समान है क्या? चारों के चारों एक दूसरे डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग हैं। तो इस केस में हम कैसे बताते हैं? तो इस केस में बताया जाता है एटॉमिक वेट के आधार पे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे इसमें इस केस में बताया जाता है। यानी थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिखता हूं, इसमें परमाणु द्रव्यमान, इसमें परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट के आधार पर समूहों को वरीयता, यानी वरीयता का मतलब क्या है? प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक है। इसमें जो है सो एटॉमिक वेट के आधार पे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे तत्वों को जो है सो वरीयता दिया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाया जाता है
CIP कौन सा कंडीशन लगाया जाता है स्टूडेंट? CIP, यानी ये तीनों साइंटिस्ट थे, ये तीनों साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने बताया था कि एटॉमिक वेट के आधार पे भी हम लोग सिस और ट्रांस बता सकते हैं, जिसे ई और जेड नाम दिया जा सकता है। तो CI मतलब कैनट, क्या नाम था इनका? कैनट इनलॉग, कैनट इनगोल्ड, कैनट इनगोल्ड प्रीलॉग स्कीम। कैनट इनगोल्ड प्रीलॉग स्पिन, यानी इन्होंने बताया, इसी चीज को बताया था कि अगर चारों एटम और ग्रुप ऑफ एटम अलग अलग हो जाए तो उस केस में जो है एटॉमिक वेट पे हम लोग ई जेड को बता सकते हैं, जिसमें ई को हम लोग बोलते हैं इंटाजेशन, जो एक ट्रांस के बराबर होता है, और जेड को बोलते हैं जुजामैन, जो एक सिस के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को हम लोग देखते हैं कि आयोडीन का जो एटॉमिक वेट है वो क्लोरीन से क्या है? ज्यादा है, और यहाँ पे ब्रोमीन का जो एटॉमिक वेट है वो क्लोरीन से क्या है? ज्यादा है। देखिएगा यहाँ पे तुलना करते हैं हम इस कार्बन के ऊपर, तो जो आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान है वो क्लोरीन से क्या है? ज्यादा है, और यहाँ पे जो ब्रोमीन का परमाणु द्रव्यमान है वह क्लोरीन से क्या है? ज्यादा है। अब मैं ऐसे ही कैसे बता सकता हूँ कि इसका परमाणु द्रव्यमान ज्यादा है, इसका कम है, हैं? कैसे हम लोग बता सकते हैं? उसके लिए आप लोगों को चार्ट फॉलो करना पड़ेगा, चार्ट को देखना पड़ेगा कि इसका एटॉमिक वेट कितना है, इसका एटॉमिक वेट कितना है, देन आप इस चीज को बता सकते हैं। ठीक है, तो इस कार्बन के ऊपर हम प्रायोरिटी देंगे आयोडीन को, और इस कार्बन के ऊपर हम प्रायोरिटी देंगे ब्रोमीन को। तो देखते हैं कि दोनों एक ही साइड में है डबल बॉन्ड को, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? सिस। अब इसको अगर ऊपर कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? ट्रांस। क्या बन जाएगा स्टूडेंट? ट्रांस, यानी सी डबल बॉन्ड सी, यहां हो गया आपके पास Br, यहां हो गया आपके पास F, यहां हो गया आपके पास Cl, और यहां हो गया आपके पास I। तो यह कौन सा फॉर्म बन गया स्टूडेंट? ट्रांस। क्या बन गया? ट्रांस। यानी ट्रांस किसके इक्विवेलेंट होता है? ई के, इसको बोलेंगे ई, और सिस किसके इक्विवेलेंट होता है? जेड के, तो इसको बोलेंगे जेड। तो इस प्रकार से ई और जेड नोमेनक्लेचर को हम लोग बता सकते हैं। ई और जेड आइसोमेरिज्म को हम लोग ऐसे पहचान में ला सकते हैं। अब एक एग्जांपल से तो हमारा क्लियर होगा नहीं, इसके लिए दो चार और एग्जांपल देखते हैं, देन हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है उस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास था एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जिसका मैंने जेड भी बनाया और ई भी बनाया। इस रूल को एक बार और हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर जो डबल बॉन्ड है हमारे पास, जो पाई बॉन्ड है, उसके चारों तरफ डिफरेंट एटम और ग्रुप जुड़े हुए हों, तो उस केस में हमें ई जेड बताने के लिए हम एटॉमिक वेट का सहारा लेते हैं, एटॉमिक वेट का मदद लेते हैं। तो जिस एटम और ग्रुप ऑफ एटम का एटॉमिक वेट ज़्यादा रहता है उसी को हम प्रायोरिटी देते हैं, देन हम लोग उसके लिए बनाते हैं सिस और ट्रांस। क्या बनाते हैं स्टूडेंट? सिस और ट्रांस। तो यहाँ से आप लोग स्टार्ट कीजिए, इसको भी लिख लीजिए, देन इसको भी लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो दूसरा नंबर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एक और एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 2, सी डबल बॉन्ड सी, यहां पे हो गया हमारे पास CH3, क्या हो गया स्टूडेंट? CH3, यहां पे हो गया H, ठीक है। फिर यहां पे हो गया हमारे पास OH, और यहां पे हो गया NH2। क्या हो गया? NH2।
अब यहाँ पे तो ग्रुप ऑफ एटम हो गया, ग्रुप का एटॉमिक वेट आप कैसे सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे पूरे ग्रुप को लेके नहीं चलना है। जैसे यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे हमें केवल बात करना है C के बारे में, और यहाँ पे बात करना है H के बारे में। यहाँ पे OH है तो यहाँ पे हमें बात करना है ऑक्सीजन के बारे में, और यहाँ पे बात करना है नाइट्रोजन के बारे में। यानी इस कार्बन के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन में जो है किसका एटॉमिक वेट ज्यादा होता है, कार्बन का एटॉमिक वेट ज्यादा होता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में तो किसका एटॉमिक वेट ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट ज्यादा होता है। तो यह एक जो फॉर्म है इसको हम लोग बोलेंगे जेड। क्या फॉर्म है, जेड। अब इसका अगर हम लोग ई इसका बनाना है, इसका एंटाजेजन बनाना है तो वह बन जाएगा C डबल बॉन्ड C CH3, या यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया H OH, और यहाँ पे हो गया NH2। क्या हो गया स्टूडेंट, NH2। तो देखते हैं कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे की क्या है, अपोजिट साइड में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं E। क्या बोलेंगे इसको, E। तो यह कहानी था हमारे पास E और Z का, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम अलग फॉर्म में देख रहे थे। अगर चारों जो कार्बन के डबल बॉन्ड के आसपास का जो वैलेंसी है चारों में डिफरेंट ग्रुप आ जाए तो उसमें हम लोग कैसे E और Z बताएंगे, तो वह हम लोग एटॉमिक वेट के आधार पे बता सकते हैं, एटॉमिक परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उस चीज को हम बता सकते हैं। अब देखिए यह एग्जाम्पल नंबर 2 था, इसको उतार लीजिए। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर एक ही कार्बन के दोनों वैलेंसी में सेम एटम आ जाए तो उसमें आप लोग कैसे बताइएगा कि कौन E है कौन Z है, तो उस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखते हैं। एक एग्जांपल है हम लोगों के पास, एग्जांपल नंबर 3 C डबल बॉन्ड C, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हो गया NH2, क्या हो गया स्टूडेंट, NH2, यहां पे हो गया NCH3, और यहां भी हो गया हमारे पास CH3। यानी इस कार्बन की अगर बात करते हैं तो यहां भी N है और यहां भी N है, तो इसमें आप लोग कैसे बताइएगा कि किसको हम प्रायोरिटी दें, किसको वरीयता दें, किसको हम EZ के लिए सेलेक्ट करें। तो उस चीज को भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ, उस चीज को भी समझाता हूँ कि आपको कैसे देखना है यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ हो गया आपके पास OH और यहाँ हो गया O और CH3, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी पहला एटम नाइट्रोजन है, और इस कार्बन के बाद ये अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है। तो आप इसको वरीयता दीजिएगा कि इसको वरीयता दीजिएगा, इसको दीजिएगा कि इसको दीजिए। तो अगर सेम एटम आ जाए, एक कार्बन पे 2 आ जाए, तो उस केस में हम वरीयता देते हैं उसके जस्ट बगल वाला एटम को। उसके जस्ट बगल वाला एटम क्या है, तो हम इस नाइट्रोजन के बगल में देखते हैं तो हाइड्रोजन है, और इस नाइट्रोजन के बगल में देखते हैं तो कार्बन है। तो हाइड्रोजन और कार्बन में किसका एटॉमिक वेट ज्यादा होता है, तो कार्बन का एटॉमिक वेट ज्यादा होता है। तो इस केस में हम सिलेक्ट करेंगे इस नाइट्रोजन, क्योंकि इस पूरे ग्रुप का एटॉमिक वेट जो है इस पूरे ग्रुप से क्या है, ज्यादा है। कैसे मैंने सिलेक्ट किया, इस नाइट्रोजन के जस्ट बगल वाला एटम को देखा तो हाइड्रोजन है, इसके जस्ट बगल वाला एटम को देखा तो कार्बन, ठीक है। तो यानी कार्बन का एटॉमिक वेट जो है वह हाइड्रोजन से ज्यादा है। इस केस में मैंने यहाँ देखा और यहाँ इन दोनों जगहों पे देखा।
तो किसका एटॉमिक वेट ज्यादा है, नीचे वाला नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट स्टूडेंट ज्यादा। अब देखते हैं यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो दोनों सेम अगर एटम आ जाए तो इसके बगल वाला एटम को प्रायोरिटी दिया जाता है, उसका एटॉमिक वेट देखा जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है हमारे पास और यहाँ पे स्टूडेंट कार्बन है, तो किसको हम लोग वरीयता देंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट ज्यादा है कि कार्बन का, तो कार्बन का, यानी इस ग्रुप को ही हम प्रायोरिटी देंगे। आ रहा है क्या बात समझ में? तो इसको हम लोग बोलते हैं जेड। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? जेड। अब इसका आप लोगों को बताना है ई फॉर्म, इसका ई फॉर्म क्या होगा, तो बना लिया जाए क्या, C N CH3 यहाँ हो गया हमारे पास NH2, ओके। देन यहाँ पे हो गया हमारे पास OH और यहाँ पे हो गया OCH3, ठीक है। तो यह बन गया इसके लिए ई फॉर्म। क्या बन गया? ई। तो जेड और ई दोनों पहचानना आप लोग सीख गए। तो ये आप लोगों के पास एग्जाम्पल है, अगर सेम एटम आ जाए डबल बॉन्ड के आसपास, तो उसमें आप लोग किसको प्रायोरिटी दीजिएगा, किसको वरीयता दीजिएगा, तो उस केस में उस एटम के बगल वाले एटम को और ग्रुप को सेलेक्ट किया जाता है उसके एटॉमिक वेट को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर को जो है हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, लाइव क्लास के अंदर। तब तक के लिए देखते रहिए ऑर्गेनिक, मस्त रहिए। धन्यवाद, सबा खैर, खुदा हाफिज।